हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि आपको पता है कि बेटा फिजिक्स में हमने लेक्चर नंबर 16 तक डिस्कशन कर लिया और 4 चैप्टर खत्म हो गए हमारे। पहला वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, दूसरा बेटा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तीसरा वैद्युत विभव तथा विभवांतर और चौथा चैप्टर संधारित्र। आज जो चैप्टर का बेटा डिस्कशन करेंगे ये डिस्कशन होगा चैप्टर का वैद्युत चालन का डिस्कशन होगा। तो वैद्युत चालन में बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करेंगे और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको अभी तक कॉन्सेप्ट जानते नहीं थे उन सभी कॉन्सेप्टों का भी डिस्कशन होगा। तो आपसे बेटा केवल इतनी ही बात हमको कहनी कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें कि कहीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप मिस ना कर दें। इसमें बहुत जबरदस्त टाइप के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा बेटा। आज से पहले जो आपने पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं था उन सभी बातों का डिस्कशन होगा। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर चीज को एक मक्खन माफिक बना देना, यानी कि हर चीज जब मक्खन माफिक हो जाएगी तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि हम आपको डे 1 से ही समझा रहे हैं कि बेटा हमारा टारगेट बहुत टॉपर को पकड़ने की नहीं होता, हमारा टारगेट होता है जो एवरेज से भी लो है। मतलब एवरेज स्टूडेंट तो पढ़ ही सकता है, एवरेज से जो भी नीचे है वो भी पढ़ सकता है। शुरुआत करना तो आपको गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं है, गुमराह वो थोड़ी ना है जो घर से निकल चुके हैं। तो आपको बेटा चाहे तो किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिन निश्चित नहीं। आप कम से कम स्टार्ट तो करो, आज से करो, कल से करो, करो तो कम से कम स्टार्ट तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम कहा करते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो सफलता हो वो शोर मचा दे। तो मेहनत हमें बहुत खामोशी से करना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि बेटा आप ही वो इंसान है जो अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। स्वयं इंसान को यानी कि सब इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा ही जानता है, क्योंकि बेटा उससे ज्यादा कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कमियां होती तो हम कमियों में पर्दा डालते हैं। अब बेटा पर्दा नहीं डालना है, कमियों को दूर करना है। आज नहीं तो कल आपको दूर ही करनी होंगी, तो क्यों ना आज ही से स्टार्ट कर लें, अभी से स्टार्ट कर लें। स्टार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आइए बेटा हम लोग वैद्युत चालन समझते हैं। जैसा कि हमको पहले ही पता है, हमने आपको वैद्युत स्थितिकी पढ़ाई थी। हमने बताया था आपको स्टडी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का अध्ययन 2 रूपों में करते हैं। एक को चार्ज रेस्ट मानकर अध्ययन करते हैं, जो कि चैप्टर हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चार्ज को मोशन में मानकर अध्ययन करेंगे। किसको मानकर अध्ययन करेंगे बेटा? मोशन में मान के अध्ययन करेंगे। तो चार्ज को जब मोशन में मान के अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा बेटा? तो जब चार्ज को मोशन में मान के अध्ययन करेंगे तो वो कुछ और नहीं होगा, वहीं से तो निकलेगी वैद्युत धारा। क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत धारा कहते हैं। तो आइए बेटा समझते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही टॉपिक में आपका डिस्कशन हुआ होगा, अगर कोई आवेश है, अगर कोई क्या है बेटा? आवेश है। अगर कोई अपना आवेश है यानी कि चार्ज है, क्या बेटा? चार्ज है। अब ये अपना चार्ज है। अब चार्ज का जो वेग है, चार्ज का वेग वो है, वो क्या है बेटा? शून्य। वेलोसिटी कितना है? शून्य। वेलोसिटी कितना है बेटा? तो वेलोसिटी जब शून्य होगा, वेलोसिटी जब शून्य होगा तो क्या होगा भैया? जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, अगर वेलोसिटी शून्य होगा तो कहीं ना कहीं ये कुछ और नहीं होगा। आवेश कौन सी अवस्था में होगा? तो आवेश विरामावस्था में होगा। और जब आवेश विरामावस्था में होगा तो हमने आपको बताया होगा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? जब आवेश विरामावस्था में होता है तो केवल आवेश जब विरामावस्था में होता है तो बेटा केवल एक ही क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो क्षेत्र कोई और नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमने आपको पढ़ाया होगा स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, स्थिर
वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में आपने क्या पढ़ा? स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा चार्ज वहां पे विरामावस्था में थे, इट मीन्स हमने बोल दिया था वेलोसिटी शून्य होगा, क्योंकि जब बेटा विरामावस्था में होगा तो उसका वेग जो होगा वो कितना होगा बेटा? शून्य। अब आवेश को क्या मानकर अध्ययन करेंगे बेटा? आवेश अब मोशन में, आवेश किसमें बेटा? जब आवेश गति में है, आवेश गति में है यानी मोशन में, उसका कुछ ना कुछ वेग है, लेकिन कंडीशन एक ही है। और जब कंडीशन एक ही है यानी कि वेग कौन सी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में हो बेटा? स्थिर अवस्था में। जब किसी बॉडी का वेग स्थिर अवस्था में हो यानी कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो चल रहा है, तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की ही रफ्तार से चले तो हम कह देंगे बेटा यही तो बेटा विद्युत धारा है। इसी में तो विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का क्या बेटा? विद्युत धारा। इसमें दो क्षेत्र डेवलप होंगे, एक वैद्युत क्षेत्र और दूसरा बेटा डेवलप होगा क्षेत्र। एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप होगा, दूसरा कौन सा क्षेत्र? एक यानी कि वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा बेटा कौन सा क्षेत्र डेवलप होगा? चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। और दूसरा कौन सा क्षेत्र डेवलप होगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा क्या डेवलप होगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि बेटा आवेश कौन सी अवस्था में गतिमान है? तो आवेश स्थिर वेग से गतिमान है, और जब आवेश स्थिर वेग से गतिमान होता है तो वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं बेटा आवेश कौन सी अवस्था में? मोशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन मोशन की एक कंडीशन है कि आवेश कौन सी अवस्था में होना चाहिए? स्थिर अवस्था में होना चाहिए। कौन सा? सॉरी, स्थिर नहीं, यानी कि एक समान वेग से चलना चाहिए। कैसा चलना चाहिए? एक समान वेग से। यानी कि अगर आवेश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चले, यानी कि उसका जो वेग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? नियत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो वेग जब नियत होगा, वेग क्या होगा बेटा? नियत होगा। ठीक, स्थिर, स्थिर को अगर आप लिख दें नियत, स्थिर में क्या लिख दें बेटा? नियत लिख दें। ठीक है, स्थिर मतलब तो रुका हुआ है, नियत लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? नियत। अब हम लोग समझते हैं वैद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, अब इसको हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखा बेटा? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये दर कुछ और नहीं होता, दर होता है बेटा समय। दर क्या होता है बेटा? समय होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है वैद्युत धारा और दूसरा होता है बेटा, सॉरी, एक वैद्युत और दूसरा होता है बेटा विद्युत। एक वैद्युत होता है और एक विद्युत होता है, तो बेटा दोनों में अंतर होता है। इसमें चार्ज रेस्ट में होता है और इसमें चार्ज किस में होता है बेटा? मोशन में होता है। हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि वैद्युत और विद्युत में क्या अंतर है। तो वैद्युत में जो चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है, और विद्युत में जो चार्ज होता है वो किस में होता है बेटा? मोशन में होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो दर कुछ और नहीं, दर है समय। दर क्या है बेटा? समय। दर क्या है बेटा? समय है। दर क्या है बेटा? समय। किसी चालक तार के दिए गए बिंदु से, एक दूसरी डेफिनेशन लिखिए, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के, यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, किसी चालक तार के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाली आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? गुजरने वाले आवेश को बेटा वैद्युत, गुजरने वाले आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसी चालक तार को, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के दिए गए बिंदु, किसी चालक तार के दिए गए बिंदु से, बिंदु का मतलब कुछ और नहीं है, वो बेटा अनुप्रस्थ है। क्या बेटा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक बेटा एकांक समय में गुजरने वाले
गुजरने वाले आवेश को, गुजरने वाले आवेश को, गुजरने वाले आवेश को, गुजरने वाले आवेश को क्या कहते हैं बेटा? गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे भाषा में आप ये कह सकते हैं विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक तार के दिए गए बिंदु, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिए, उस पॉइंट से गुजरने वाले जो आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गुजरने वाला एकांक समय में। एकांक का मतलब क्या है बेटा? एकांक समय में प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को हम लोग क्या कह देंगे बेटा? वैद्युत धारा कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? वैद्युत धारा। तो अब एक डायग्राम को बनाते हैं, ध्यान से समझते हैं। कभी कभी आपसे क्या बोल देता? औसत धारा ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपसे बोल देगा ताक्षणिक धारा ज्ञात कीजिए। तो आइए, तो ये तो धारा आपको समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं ताक्षणिक धारा क्या होती है। ताक्षणिक धारा और बेटा औसत धारा, यानी कि एवरेज करंट क्या होता और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता। तो इंस्टेंटेनियस करंट और ताक्षणिक धारा को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो ध्यान समझेंगे बेटा। ठीक है, ठीक बेटा। अब ये मान लेते हैं कोई अपने पास क्या है बेटा? चालक तार है। अपने पास कोई क्या है बेटा? चालक तार है। ठीक है, बहुत आराम से बातों को समझेंगे, क्योंकि इस जो लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 17 में हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत सारी इनिशियल बातें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो आपका समझ में आना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे तो बेटा चैप्टर के प्रति जो आपकी अप्रोच है वो चेंज हो जाएगी। अप्रोच ही तो हमको बदलना है, चैप्टर को रटाना थोड़ी ना। अगर आपको हमने बेसिक में मेहनत कर ली तो कहीं ना कहीं जो चैप्टर के प्रति आपकी अप्रोच है वो आपकी बदलेगी जरूर। तो इसीलिए हम बहुत स्लोली आपको बातें समझा रहे हैं। ठीक, तो बेटा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये अनुप्रस्थ काट का क्या है बेटा? क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं डेल्टा पी, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में इससे जो आवेश गुजर रहा है वो डेल्टा क्यू गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है बेटा? डेल्टा क्यू। अब ये कुछ और नहीं है, ये अनुप्रस्थ काट है, यानी किसी बिंदु, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट है बेटा। अब किसी चालक तार के, हमने क्या बताया? किसी चालक तार के दिए गए बिंदु, किसी चालक तार के दिए गए बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। गुजरने वाले आवेश को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते हैं। तो अब बेटा यहां पे लिखते हैं माना डेल्टा टी समय में, माना डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश कितना है बेटा? तो डेल्टा टी समय में हम मान लेते हैं बेटा डेल्टा टी में समय में प्रवाहित आवेश कितना है? तो प्रवाहित आवेश कुछ और नहीं है, वो क्या है बेटा? डेल्टा क्यू है। क्या है बेटा? डेल्टा क्यू। तथा एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित, एकांक समय में प्रवाहित, प्रवाहित, एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो बेटा यही तो हमने बताया था, एकांक समय में प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू बटे में क्या होगा बेटा? तो डेल्टा क्यू बटे में क्या होगा बेटा? डेल्टा टी होगा। डेल्टा क्यू बटे में क्या होगा बेटा? डेल्टा क्यू हो गया। हमने मान लिया डेल्टा टी समय में प्रवाहित जो आवेश है वो कितना है बेटा? डेल्टा क्यू है। तो एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश होगा वो डेल्टा क्यू बटे में क्या होगा बेटा? डेल्टा टी होगा। डेल्टा क्यू बटे में क्या होगा बेटा? डेल्टा क्यू होगा। अब ये कुछ और नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं आई औसत। क्या बोलते हैं बेटा? आई औसत बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आई औसत, यानी कि डेल्टा क्यू बटे में क्या हो गया बेटा? डेल्टा टी हो गया। डेल्टा क्यू बटे में क्या हो गया बेटा? डेल्टा क्यू हो गया। अब ये कुछ और नहीं है, ये फार्मूला बनेगा आई एवरेज। डेल्टा का मतलब होता है वेरिएशन, मतलब दोनों का अंतराल। तो क्या होगा? अंतराल क्या होगा बेटा? Q2 माइनस में Q1, अब बाई में होगा T2 माइनस में T1। तो ये औसत धारा है, तो औसत धारा निकालने का फार्मूला हमको पता चल गया, यानी कि आई एवरेज इक्वल टू में Q2 माइनस में Q1 बाई में T2 माइनस में T1। यानी कि जब भी आपसे एवरेज पूछेगा, एवरेज करंट पूछेगा, तो आपको वेरिएशन दिए होगा, अंतराल दिए होगा। यानी कि प्रारंभ में धारा इतनी थी और अंत में धारा इतनी हो गई। प्रारंभ में समय ये था और अंत में समय ये हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आई एवरेज निकालने के लिए आपको Q2 माइनस में Q1 लिख देना, बाई में T2 माइनस में क्या लिख देना बेटा? T2 लिख देना। इसी को कहते हैं एवरेज।
करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं बेटा? एवरेज करंट। अब आपसे बोल दे कौन सा करंट ज्ञात कीजिए? तात्क्षणिक करंट। कौन सा ज्ञात कीजिए बेटा? तात्क्षणिक। तो अब आप क्या करेंगे? जब तात्क्षणिक करंट आपसे बोलेगा तो तात्क्षणिक करंट ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी करंट दिया है, जो भी करंट दिया है उसका आपको क्या कर देंगे? अवकल के फॉर्म में लिख देंगे। तो उसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तात्क्षणिक करंट कहते हैं। तो किसी भी करंट को तात्क्षणिक करंट, क्या बेटा? तात्क्षणिक करंट, तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक धारा क्या होगी? तो तात्क्षणिक धारा कोई और नहीं होगी, dq बटे में क्या होगा बेटा? dt होगा। यानी कि किसी भी धारा का अगर आपने क्या कर लिया, तो किसी भी धारा का आपने अगर डिफरेंशिएशन रूप निकाल लिया तो वो धारा कोई और नहीं होगी, वो तात्क्षणिक धारा होगी। यानी कि I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू में डेल्टा क्यू बाई में क्या होगा बेटा? डेल्टा टी होगा। डेल्टा क्यू बाई में क्या होगा बेटा? डेल्टा टी होगा। डेल्टा क्यू बाई में क्या होगा बेटा? डेल्टा टी होगा। अब आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? यहां पे क्वेश्चन एक करते हैं इस जगह पे, क्योंकि जगह है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक बेटा? तो क्वेश्चन क्या है? एक चालक के लिए, एक चालक के लिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं बेटा। एक चालक के लिए, एक चालक के लिए, ठीक है, एक चालक के लिए आवेश Q को, आवेश Q को, आवेश Q को, आवेश Q को Q बराबर में आपको दिए हैं 40 स्क्वायर प्लस में, 40 स्क्वायर प्लस में 2 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, दिया जाता है, दिया जाता है। तो जब दिया जाता है, जहां t समय, जहां क्या है बेटा? जहां t समय। अब जहां t जब समय है, जहां t क्या है बेटा? समय। तो पहला क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है क्या? विद्युत धारा, विद्युत धारा, क्या बेटा? विद्युत धारा, विद्युत धारा 0 से 2 सेकेंड पर, 0 से 2 सेकेंड पर, 0 से 2 सेकेंड पर हमको क्या चाहिए बेटा? विद्युत धारा चाहिए। दूसरी बात आपसे क्या बोल रहे हैं? विद्युत धारा 4 सेकेंड पर, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा 4 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर क्या चाहिए बेटा? विद्युत धारा कौन से सेकंड पर चाहिए? तो विद्युत धारा 4 सेकंड पर चाहिए। तो विद्युत धारा, सिंपल सी बात है, जब हमने आपको बताया, जब आपको देखिए डायरेक्ट तो आपसे नहीं बोलेगा कि औसत धारा ज्ञात करना है कि आपको इंस्टेंटेनियस करंट ज्ञात करना है। तो जब कभी जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही थी, एक वेरिएशन दिया, इनिशियल स्पीड आपकी कुछ और थी, यानी कि प्रारंभिक में समय कुछ और था, फाइनल में समय आपका कुछ और हो गया। तो जब वेरिएशन ऑफ टाइम पूछी आपसे, वेरिएशन ऑफ टाइम के बीच में धारा पूछे, तो इट मीन्स आप समझेंगे जब वेरिएशन ऑफ धारा के बीच में टाइम पूछ, यानी कि विद्युत धारा 0 से 2 सेकेंड पर पूछेगी, तो ये 0 से 2 सेकेंड पर ये बेटा समय का वेरिएशन दिए। तो जब समय का वेरिएशन दिए तो आपसे ये समझ जाना कि आई एवरेज पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? आई एवरेज पूछ रहा है। और जब बेटा विद्युत धारा 4 सेकेंड पर पर्टिकुलर एक पॉइंट में अगर आपसे विद्युत धारा पूछ दे, तो एक पॉइंट में जब विद्युत धारा पूछेगा आपसे, तो वो कोई और धारा नहीं होगी, वो आई इंस्टेंटेनियस होगी। कौन सी धारा होगी बेटा? आई इंस्टेंटेनियस होगी। यानी कि आप क्या कह सकते हैं? आई इंस्टेंटेनियस करंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में ज्ञात करते हैं। और बेटा जो औसत धारा होती है वो एक वेरिएशन टाइम पे होता है, यानी कि 2 से 4, 4 से 5, मतलब इस वेरिएशन ऑफ टाइम पे अगर आपसे धारा पूछेगी तो वो कौन सी धारा होगी? तो वो एवरेज करंट होगा। और बेटा अगर आपसे पर्टिकुलर किसी पॉइंट में धारा पूछेगी तो वो कौन सी धारा होगी? तो वो धारा होगी बेटा इंस्टेंटेनियस करंट होगा। तो आइए ज्ञात करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको गिवन क्या है? तो आपको गिवन है Q बराबर है 40 स्क्वायर प्लस 2, 40 स्क्वायर में प्लस t। अब बेटा हमको क्या t 0 पे ज्ञात करना। तो जहां जहां विद्युत धारा 0 से 2 सेकेंड पर, तो जहां जहां t है वहां पे एक बार क्या रख दो? t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर। तो Q t बराबर 0 पर रख दो बेटा, 4 0 का स्क्वायर और प्लस में 2। तो ये क्या आ गया? Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो Q1 की वैल्यू आ गई 2 आ गई। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब बेटा आप क्या करेंगे? t बराबर में कितने पर? t बराबर में 2 पर,
t बराबर में कितने करेंगे 2 पर, तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू हमको प्राप्त होगी। जहां जहां बेटा t है वहां पे क्या रख दो 2 रख दो, क्या रख दो बेटा 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16 और 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस 2 हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 18 आ गई। और हमने आपको क्या बताया था, आई एवरेज का फार्मूला देखो यही तो लिखा, आई एवरेज कुछ और नहीं होता। आई एवरेज क्या होता है, तो आई एवरेज इक्वल टू में क्या होता है बेटा, तो आई एवरेज क्या होता है बेटा, आई एवरेज डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी और Q2 माइनस में Q1 बाई में T2 माइनस में T1। तो फार्मूला लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे कैपिटल क्यू है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा Q2 माइनस में Q1 और बाई में T2 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा T1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 18 माइनस में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल आई Q1 की 2 और T2 की वैल्यू 2 थी और इसकी कितनी थी बेटा 0 थी। तो 18 में 2 घटाएंगे 16, 16 बटे में कितना आ गया 2, तो 16 में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8 एम्पियर आ जाएगी। यानी कि आई एवरेज कुछ और नहीं आया, आई एवरेज आया बेटा क्या, आई एवरेज आया अपने पास 8 एम्पियर। आई एवरेज कितना आया बेटा 8 एम्पियर। ये पहला क्वेश्चन था, पहले का आंसर था बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं t बराबर 4 सेकेंड पर, t बराबर 4 सेकेंड पर तो आपको ताक्षणिक धारा की बोल रहे हैं। अगर पर्टिकुलर पॉइंट में बोलेंगे तो वो कौन सी धारा होगी, ताक्षणिक धारा। और ताक्षणिक धारा कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा डी क्यू बटे में डी टी होता है, तो आपको q बराबर में दिए तो आपको t के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, टी स्क्वायर प्लस में 2, 4t स्क्वायर प्लस में 2। अब दोनों पक्षों में आप किसके सापेक्ष अवकल कर देंगे, तो दोनों पक्षों में आपको t के सापेक्ष अवकल करना, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकल कर देंगे। t के सापेक्ष अवकल करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो बेटा, अवकलन करने पर। अब t के सापेक्ष आपको अवकलन करना, तो t के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो डेल्टा q बटे में क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा t हो जाएगा। अब बेटा एक फार्मूला यहाँ पे याद रखेंगे, हम लिखे दे रहे हैं, क्या होता है, यानी कि d dx x की पावर जो n होता है वो क्या होता है बेटा, n x की पावर n माइनस में 1 होता है। यानी कि पावर आगे आ जाती है, पावर में 1 की क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो 2 आगे आ गया, 2 में 1 की कमी की, और सिंगल कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि डेल्टा क्यू बटे में क्या आ गया बेटा, डेल्टा टी आ गया। अब बेटा हमको t बराबर 4 सेकेंड पर चाहिए, t बराबर कितने सेकेंड पर चाहिए, 4 सेकेंड पर। तो t बराबर 4 सेकेंड पर चाहिए, तो सिंपल सी बात है, t की जगह क्या रख देंगे, तो t डी क्यू बटे में क्या आ जाएगा बेटा, डी टी आ जाएगा। और डी क्यू बटे में डी टी 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, 8 चौको 32। तो डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा की टी कुछ और नहीं होता, यही तो आई ताक्षणिक होती है। तो आई ताक्षणिक क्या आ गया, आई ताक्षणिक, तो आई ताक्षणिक बराबर आ गया बेटा 32 एम्पियर आ गया। क्या आ गया बेटा, 32 एम्पियर आ गया। धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो आई ताक्षणिक की वैल्यू कितनी आ गई, तो आई ताक्षणिक की वैल्यू आ गई क्या बेटा, आई ताक्षणिक की वैल्यू आ गई एम्पियर। अगर आपको ये बात समझ में आई तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा जरूर करें, क्योंकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम आपको बहुत फिल्टर्ड कंटेंट पढ़ा रहे हैं। हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से डिस्कशन हो रहा है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम फिर से बता दे रहे हैं, रिपीट फिर से किए दे रहे हैं। अगर बेटा आपको किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछेगा तो वो आपसे एवरेज करंट पूछ रहा है, लेकिन पर्टिकुलर एक पॉइंट में पूछेगा तो वो कौन सा करंट होगा, वो कोई और करंट नहीं होगा, वो करंट होगा बेटा क्या, अपना इंस्टेंटेनियस करंट होगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट पर्टिकुलर एक पॉइंट में होता है, और जो वेरिएशन दिए होंगे तो वो कौन सी धारा होगी बेटा, एवरेज। तो बेटा 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। तो 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर धारा उस धारा के मान के बराबर होती है। 1 एम्पियर धारा उस धारा के मान के बराबर होती है जो किसी चालक तार के परिच्छेद, जो किसी चालक तार के परिच्छेद का मतलब कुछ और नहीं होता, परिच्छेद का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट में प्रति सेकेंड। यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई, तो t की वैल्यू आ गई बेटा, t की वैल्यू आ गई प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड पर
1 सेकेंड पर प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश, प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। तो 1 एम्पियर धारा इंपॉर्टेंट बेटा डेफिनेशन है। तो 1 एम्पियर धारा क्या होती है? तो 1 एम्पियर धारा उस धारा के बराबर होती है जो किसी चालक तार के परिच्छेद में प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। तो उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उस धारा को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर वैद्युत धारा कहते हैं, यानी 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर क्या वैद्युत धारा होती है? तो 1 एम्पियर धारा उस धारा के मान के बराबर होती है जो किसी चालक तार के परिच्छेद में प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करे। तो उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं? या उत्पन्न होती है, एक ही बात है, उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग बेटा? 1 एम्पियर कहते हैं। अब बेटा धारा के क्या समझते हैं? तो धारा के मात्रक समझते हैं। धारा के क्या समझते हैं बेटा? मात्रक। यानी आप कह दो या एसआई यूनिट कह दो। एसआई यूनिट कौन सा समझ? एसआई यूनिट, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है कि I बराबर Q अपान में T, I बराबर में Q अपान में T। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसको क्या बोल देते हैं बेटा? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग बोल देते हैं बेटा एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट होता है बेटा क्या? एम्पियर होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। विद्युत धारा, अब इसमें बेटा एक नोट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक क्या है बेटा? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये थोड़ी सी बात कम डाइजेस्ट होती है। क्यों कम डाइजेस्ट होती है? अभी आपको खुद बताने लगेंगे, खुद कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लेते हैं एक अपने पास करंट वायर है। अब इस वायर में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। ये अपने पास कोई वायर है, ए है, और ये क्या है बेटा? बी है। इसमें 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही, और सदिश राशियों और अदिश राशियां आप लोग जानते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां तो आप लोग बाखूबी जानते हैं, पढ़ाया गया होगा आपको 9th में। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण, और परिमाण के साथ साथ में आपको क्या बताया गया था बेटा? दिशा। परिमाण, और दूसरी बात आपको क्या बताया गया था बेटा? दिशा। और इसमें केवल आपको क्या बेटा? परिमाण बताया गया था। तो अदिश में तो ज़्यादा झमेला है ही नहीं, सदिश में थोड़ा ज़्यादा झमेला है। यानी कि परिमाण होगा, परिमाण के साथ साथ में कौन क्या होगा बेटा? दिशा होगी। तो इसकी दिशा भी होती है। क्या दिशा होती है विद्युत धारा की? तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत ओर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के क्या होता है बेटा? विपरीत ओर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत ओर होता है, ठीक है। तो जो दिशा होती है इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कैसे होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत ओर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा? बी से ए की ओर होगी। तो अब इसमें देखो परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो एक इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, परिमाण और परिमाण के पास साथ साथ दिशा तो होना चाहिए, लेकिन बेटा एक कंडीशन और है, ये सदिश योग के नियम का क्या करना चाहिए? सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। नियम का क्या करना चाहिए? तो सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। एक नई बात आज आप सीख गए, यानी कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा के साथ साथ सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। कभी भी हो तभी क्या होंगी बेटा? वो कौन सी राशि होंगी? सदिश राशि होंगी। तो अब ये एक बात समझ में आई कि ये सदिश योग का नियम क्या होता है। तो इसके लिए ध्यान समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अपने पास कोई ब्रिक है, एक अपने पास कोई क्या है बेटा? ब्रिक है। बहुत ध्यान समझेंगे। अब मान लेते एक ब्रिक है, इसमें खली ने 5 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। खली ने 5 न्यूटन का बल लगा दिया। इसमें कोई आप लोग मान लो बिल्कुल पतला सा इंसान है, उसने भी बल लगाया। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। मान लेते हैं कोई राम है, ठीक है।
अब उसने 5 न्यूटन का बल लगाया, खली ने भी 5 न्यूटन का बल लगाया, तो यहाँ पे जो एफ नेट आएगा, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों लोग बराबर बल लगा रहे हैं, डायरेक्शन में विपरीत है, तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि एक 5 पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी। यानी कि एफ नेट का मान अगर 0 आ जाए तो हम कह देंगे सदिश योग का नियम का पालन करता है, और अगर एफ नेट का मान 0 नहीं आएगा तो हम कह देंगे सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। तो अब बेटा अपने पास एक कोई करंट है, मान लेते हैं 9 एम्पियर का करंट है। अब एक साइड आपका 3 एम्पियर चला गया और एक साइड का एम्पियर चला गया, 6 एम्पियर चला गया। कितने एम्पियर चला गया बेटा, 6 एम्पियर। मान लेते हैं यहां पे कोई आपका बल्ब लगा है, ठीक, और यहां पे भी कोई बल्ब लगा है, तो एक बल्ब 6 एम्पियर का करंट ले रहा है और एक बल्ब 3 एम्पियर का करंट ले रहा है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई नेट जो आएगा, तो आई नेट बराबर आ जाएगा, ये सिंपल सा जुड़ जाएगा, यानी कि 6 + 3 और ये आ जाएगा बेटा टोटल 9 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, तो आई नेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तो आई नेट की वैल्यू आ गई 9 एम्पियर। इसीलिए तो हमने बोला इंपॉर्टेंट बात कि जो ये धारा होती है, विद्युत धारा, वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। बल आपकी सदिश राशि है, सदिश राशि वे राशि होती जिनमें परिमाण, परिमाण के साथ दिशा, और दिशा के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, ये सदिश योग के नियम का क्या करना चाहिए, तो ये सदिश योग के नियम का बेटा क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और सदिश योग का नियम क्या होता है उसको भी हमने समझाया। और बेटा वैद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, दिशा है, परिमाण है, फिर भी ये सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अब ये बेटा बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक बेटा। तो वैद्युत धारा कौन सी राशि है, तो वैद्युत धारा एक कौन सी राशि है, तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन ये बेटा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए कौन सी राशि है, तो इसलिए ये कौन सी राशि है बेटा, तो इसलिए ये अदिश राशि है। आई होप आप लोगों को ये बातें सभी समझ में आई होंगी। तो बेटा हमने वैद्युत धारा पढ़ा, औसत धारा पढ़ा, औसत धारा के पढ़ने के बाद बेटा हमने ताक्षणिक धारक पढ़ा, एक न्यूमेरिकल लगाया, न्यूमेरिकल में हमको समझ में आया। फिर हमने 1 एम्पियर वैद्युत धारा पढ़ा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा के बाद इसका एसआई यूनिट पढ़ा, और ये भी जाना कि ये कौन सी राशि है, तो ये कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए कौन सी राशि है बेटा, ये अदिश राशि है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक बेटा। अब हम लोग समझते हैं, अपवहन वेग समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। क्या, मान लेते हैं अपने पास कोई एक चालक है, क्या बेटा, चालक है। चालक मतलब क्या है, अपने पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर, तो ये कंडक्टर क्या होता है, तो ये समझते हैं सबसे पहले। एक कोई अपने पास चालक है, ठीक है। अब ये कोई चालक है, पहली बात तो आप समझेंगे चालक में, किसी भी चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भर भर के होती है। वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो प्रति मीटर क्यूब में, वो प्रति मीटर क्यूब में कुछ और नहीं होते, वो 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होते हैं, प्रति मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब में वो जो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो 10 में क्या होते हैं बेटा, 29 होते हैं। तो आपको एक आइडिया सिंपल सा बेसिक ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जो एक 4 आवेश है यानी कि चालक है, उसमें चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, भर भर के होंगे। यानी कि वो 1 मीटर क्यूब में वो 10⁻29 क्या होंगे बेटा, प्रति मीटर क्यूब में आवेश क्या होगा, वो आवेश कोई और नहीं होगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एक बात समझ में आई। अब ये इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये चालक को छोड़ के बाहर क्यों नहीं जाते हैं बेटा, जाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी आपको हम बैटरी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो ये चालक को छोड़ के सिंपल सी बात है इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो बेटा जो नेट आवेश आता है, आवेश शून्य नहीं होता, किसी भी चालक में जो होता है आवेश शून्य नहीं होता, लेकिन नेट आवेश शून्य होता। दोनों बातों में अंतर है, यानी कि आवेश शून्य नहीं होगा लेकिन नेट आवेश शून्य होगा, यानी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब एक बात और समझेंगे, इस चालक को हम क्या करेंगे, चालक को बावैद्युत क्षेत्र में रख देंगे। चालक को कहां पे रख देंगे, चालक को रखेंगे एक बावैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब चालक को हम कहां पे रखेंगे, तो चालक को जब हम बावैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। इसको हमने बावैद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब इसमें आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्या चालक के अंदर, चालक के अंदर, चालक के अंदर, चालक के अंदर, चालक के अंदर ई नेट शून्य क्यों होता, ई नेट शून्य क्यों होता, तो उसी का कारण हम समझ रहे हैं। ये सब बातें समझेंगे तभी तो आपको बेसिक बातें समझ में आएंगी। चालक के अंदर, चालक के अंदर नेट, नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट ई नेट शून्य क्यों होता है, क्यों होता है, ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये एक चालक लेकर आए, चालक को हमने ई वैद्युत क्षेत्र में प्लेस्ड कर दिया। अब आपको पता है इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। और अगर कोई अपने पास वैद्युत क्षेत्र है, अगर वैद्युत क्षेत्र में आपने इलेक्ट्रॉन रख दिया तो जैसे ही आपने प्रोटॉन रखा तो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज रखा, यानी कि प्लस क्यू आवेश रखा, तो प्लस क्यू आवेश में वैद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा। अगर कोई आपने निगेटिव चार्ज रख दिया तो निगेटिव चार्ज पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अपने विपरीत डायरेक्शन में बल लगाता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटॉन की क्या हो जाएगी बेटा, अधिकता हो जाएगी, और यहाँ पे किसकी अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। तो दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे किसकी अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्रोटॉन की अधिकता हो गई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई और प्रोटॉन की क्या हुई बेटा, इलेक्ट्रॉन की इधर एक सिरे पे, अब कोई चालक है, सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये कोई एक चालक है। अब इस चालक को हमने प्लेस किया कहां पे, वैद्युत क्षेत्र में, तो इसका एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी तो दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। सिंपल सा कारण क्या है, इसको एक वैद्युत क्षेत्र में हमने जब प्लेस्ड किया, तो जब वैद्युत क्षेत्र में इसको हमने प्लेस्ड किया तो इसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई बेटा, अधिकता हो गई। जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई वहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो आपको पता है इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा और जो ई एक्सटर्नल होगा उसके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत और होगा, और इस वैद्युत क्षेत्र को बोलेंगे आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड बोलेंगे, यानी कि प्रेरित वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र को क्या बोल देंगे, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। ध्यान समझेंगे। तो जब प्रेरित वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तो बेटा जब ई नेट निकालेंगे तो ई नेट, क्योंकि ये दोनों बराबर है, हम कैसे होंगे बेटा, विपरीत होंगे, यानी कि ई एक्सटर्नल और माइन, यहाँ पे लिख सकते हैं आपको ई एक्सटर्नल क्या होगा, तो ई एक्सटर्नल कुछ और नहीं होगा, ई इंड्यूस्ड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ई इंड्यूस्ड के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होगा, तो डायरेक्शन में विपरीत होगा। तो माइनस केवल इतना बता रहा है कि आई इंड्यूस्ड जो है वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। बराबर के साथ साथ क्या होगा बेटा, विपरीत होगा। बराबर के साथ साथ क्या होगा बेटा, विपरीत होगा। बराबर के साथ साथ क्या होगा, विपरीत होगा। तो ई नेट की वैल्यू जो आएगी वो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ई नेट का मान आ जाएगा अपने पास 0।
तो चालक में एक खराबी है कि अगर उसको कहीं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम अगर ले जाएंगे तो उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लग गए तो उसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई बेटा, अधिकता हो गई। और जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो ऑटोमेटिक उस चालक के अंदर एक प्रेरित वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, यानी कि आई इंड्यूस्ड उत्पन्न हो जाएगा। वो जो आई इंड्यूस्ड होगा वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर एवं कैसा होगा बेटा, विपरीत होगा। बराबर एवं कैसा होगा बेटा, विपरीत होगा। तो चालक की एक सबसे बड़ी कमी है, अगर इसको कहीं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं तो उसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और जब एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो बेटा प्लस से माइनस की ओर एक आई इंड्यूस्ड उत्पन्न होगा। और ये आई इंड्यूस्ड कुछ और नहीं होगा, ई एक्सटर्नल के बराबर एवं कैसा होगा, डायरेक्शन में विपरीत होगा। तो माइनस केवल इतना बता रहा है कि डायरेक्शन में क्या बेटा, विपरीत है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ई नेट क्या आ जाएगा बेटा, ई नेट आ जाएगा 0। पहली बार चालक के यानी कि चालक के अंदर जो ई नेट होता है, यानी कि ई नेट जो होता है वो क्या होता है बेटा, शून्य होता है। चालक की सबसे एक खराब बात यही है कि चालक के अंदर ई नेट जो होता है वो कैसा होता है बेटा, ई नेट होता है जो बेटा वो शून्य होता है। ई नेट कैसा होता है बेटा, शून्य। ठीक बेटा, अब एक बात तो समझ में आ गई, चालक के अंदर जो ई नेट होता है वो शून्य क्यों होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, चालक के एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और अंदर एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र को नाम देंगे प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर एवं कैसे होंगे बेटा, विपरीत होंगे। और जब बराबर एवं विपरीत दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बेटा एक तो बात ये समझ में आ गई कि चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, ई नेट शून्य होता है। ठीक है, अब दूसरी बात को हम समझते हैं। क्या, एक अपने पास चालक है, एक अपने पास क्या है बेटा, चालक है। ठीक है, अब चालक के अंदर भर भर के क्या होंगे बेटा, तो चालक के अंदर कोई भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। चालक के अंदर भर भर के क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब चालक के अंदर जब भर भर के मान लेते हैं कोई अपने पास Fe चालक है, क्या बेटा, Fe है, वो चालक है। ठीक है, इसमें भर भर के क्या है बेटा, तो भर भर के क्या है, इलेक्ट्रॉन है। भर भर के क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब ये जब भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पे बेटा जब देखेंगे हम, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें भर भर के हैं तो सिंपल सी बात है, अब ये इलेक्ट्रॉन देखो भैया, सिंपल सी बात क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 25 डिग्री सेंटीमीटर यानी कि रूम के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर ये क्या होता है बेटा, तापमान पर ये क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, इसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, ऊष्मीय ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा से भागता है उसे ऊष्मीय चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा से भागता है, अब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा से भागता है, जिस ऊर्जा से क्या करता है बेटा, जिस ऊर्जा से भागता है उसे ऊष्मीय चाल कहते हैं। उसे ऊष्मीय या आप कह सकते हैं ऊष्मीय, क्या बेटा, ऊष्मीय चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मीय चाल। ठीक है, ऊष्मीय चाल कहते हैं। अब उसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग ऊष्मीय चाल कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा से भागता है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा से भागता है उसे ऊष्मीय चाल कहते हैं, यानी कि थर्मल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थर्मल स्पीड से भागता है और इसकी जो थर्मल स्पीड होती है वो होती है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर होता है वो रूम टेम्परेचर पे, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है चालक के अंदर वो रूम टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो चालक जो होता है वो कौन सी गति करता है, तो वो एक ऊष्मीय चाल से दौड़ता है। ऊष्मीय चाल कोई और नहीं होती है, ऊष्मीय चाल होती है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। ऊष्मीय चाल क्या होती है बेटा, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये चालक है, अब इतनी स्पीड से भाग रहा है, लेकिन एक कमी और है इसके अंदर, चालक के अंदर। कौन सी गति करता है, ये कौन सी गति करता है, तो इस गति को बोलते हैं जिग-जैग गति। कौन सा मोशन, जिग-जैग मोशन, जिग-जैग मोशन। ठीक है बेटा, ये जिग-जैग मोशन कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना प्रारंभ किया, अब इस टाइप से भागेगा, इस टाइप से,
जिगजैग मोशन टाइप का, जिगजैग मोशन टाइप का, यानी कि ये एक रैंडम मोशन करता है। कौन सा मोशन करेगा? रैंडम मोशन, यानी रैंडम मतलब होता है यादृच्छिक, रैंडम, रैंडम मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है बेटा? रैंडम मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन करता है? यानी जिगजैग गति करता है, जिगजैग टाइप का, मतलब तिरछा बेड़ा भागे, इस टाइप से भागेगा। और इसी मोशन को हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 10 की पावर कितना होता है बेटा? 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसीलिए हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भर के होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की सबसे खराब आदत ये होती है कि ये कौन सा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, यानी कि जिगजैग गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं बेटा? यादृच्छिक गति करते हैं। यहां पे लिख देते हैं यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति, ठीक है। अब ये जब यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड जो होती है वो 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो चालक अगर है तो सबसे पहले उसको वैद्युत क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो बेटा इनेट हो जाता है शून्य। और रूम टेम्परेचर में जो चालक है, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जिगजैग गति करते हैं। तो बेटा जो चालक है, चालक के अंदर दो कमियां हो गई। एक तो चालक के अंदर इनेट जो होता है वो शून्य हो जाता है, और दूसरा चालक के अंदर क्या होता है? तो दूसरा चालक ये जो होता है ये जिगजैग गति करता है, रैंडम मोशन करता है। और रैंडम मोशन की जो स्पीड होती है वो 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 10 की पावर माने 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब ध्यान समझना, जब चालक अपना एक स्थान छोड़ता इस जगह से, ये चालक है, अब चालक ने अपना स्थान छोड़ दिया, मान लो खाली हो गया। क्या हो गया बेटा? खाली हो गया। तो इस खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्नल कहते हैं। ये याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ने जहां से छोड़ा वो जगह हो गई खाली, और उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस जगह को हम लोग कहते हैं बेटा कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्नल। यानी कि हमें लग तो रहा है कि चालक के अंदर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वेग तो बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन ये बार बार कर्नल से टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो ओवरऑल इनका जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है बेटा? शून्य हो जाता है। तो ये चालक जो होते हैं हमें दो काम करना है। अब इसके बाद में आया बैटरी का कॉन्सेप्ट। किसका है बेटा? बैटरी का कॉन्सेप्ट। अब बैटरी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? ये बातें सब समझो है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बैटरी का कॉन्सेप्ट आया, तो बैटरी का जब कॉन्सेप्ट आया तो क्या हुआ? तो बैटरी का, अब बैटरी का कार्य क्या है? तो बैटरी का कार्य है चालक तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र को शून्य होने से रोकना तथा रैंडम मोशन को रोकना। चालक का बैटरी का कार्य क्या है? तो बैटरी का कार्य क्या है? बैटरी का कार्य, बैटरी का कार्य चालक के अंदर, चालक के अंदर, चालक के अंदर इनेट को क्या बेटा? चालक के अंदर, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र को शून्य होने से, इनेट चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र को शून्य होने से, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र को शून्य होने से, शून्य होने से तथा रैंडम मोशन को रोकना। किसको रोकना बेटा? रैंडम मोशन को रोकना। तो रैंडम मोशन को रोकना, ठीक है। अब बेटा बैटरी के कितने कार्य हो गए? तो बैटरी के दो कार्य होंगे। एक तो बैटरी का कार्य होगा चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र को शून्य होने से रोकना, और दूसरा होगा बेटा रैंडम मोशन को रोकना। बस यही दो कार्य हैं बैटरी के। तो बैटरी के क्या कार्य हैं? अब बेटा व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी इन कंडक्टर? तो कंडक्टर के अंदर जो बैटरी का रोल होता है, वो कंडक्टर के अंदर बैटरी का रोल क्या होता है? तो कंडक्टर के अंदर जो बैटरी का रोल होता है, यहां पे कंडक्टर की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, ठीक बेटा। अब इस चालक तार को हम किससे जोड़ेंगे? चालक तार को बैटरी के अंदर जोड़ेंगे, ठीक है। दो चीजों को बैटरी काम करेंगे। अब चालक तार को किससे जोड़ रहे हैं? अब चालक तार को हम जोड़ेंगे बैटरी से, जोड़ देते हैं।
बैटरी क्या होती है, बहुत सारे सेलों को अगर पैरेलली जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है बेटा, बैटरी बन जाती है। ठीक है, अब ये चालक तार के सिरों को किससे जोड़ दिया, बैटरी से। अब ये बैटरी है अपने पास, क्या है, बैटरी है। बैटरी में एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट कैसी है बेटा, नेगेटिव है। तो ये जो चालक तार है ये क्या है, चालक तार है। अब ध्यान समझना, तो ये चालक तार के एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पे क्या हो गया बेटा, निगेटिव हो गया। एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पे क्या हो गया बेटा, निगेटिव हो गया। अब बा वैद्युत क्षेत्र ई जो है, बा वैद्युत क्षेत्र है। अब ध्यान समझना बेटा, अब इस चालक के अंदर क्या होंगे, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि ना होंगे, ठीक है, यहां पे क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब ध्यान से समझना, यहां पे अगर आप देखो तो जब इसको बा वैद्युत क्षेत्र में बिना बैटरी लगाए तो इसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही थी और दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी। तो हमने क्या किया, इसको बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बैटरी होगी ये इलेक्ट्रॉन्स को ठेलेगी। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगी। अपनी ओर क्या करेगी बेटा, आकर्षित करेगी। तो सिंपल सी बात, यही तो हम समझाना चाह रहे थे आपको कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा अब वो बैटरी के अंदर, यानी कि जब उसके सिरों पर इकट्ठा ही नहीं होगा तो वहाँ पे बा वैद्युत क्षेत्र यानी कि प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। और जब प्रेरित वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा तो बेटा ई नेट शून्य नहीं होगा। तो अब बैटरी ने क्या कर दिया, बैटरी लगाने से क्या हुआ, तो पहली बात तो आप गलत पढ़ते हैं, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स देती है एक्चुअल में बैटरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती। यहां पे लिखते हैं बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती है, इलेक्ट्रॉन नहीं देती है। करती क्या है, इलेक्ट्रॉन को एकत्र नहीं होने देती है। इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं होने देती, एकत्र नहीं होने देती है। इलेक्ट्रॉन को एकत्र नहीं होने देती है। तो बैटरी के दो कार्य होते हैं। तो बैटरी का पहला कार्य क्या है, तो बैटरी का पहला कार्य है, तो बैटरी क्या करती है, अब बैटरी ने क्या किया, बैटरी को इलेक्ट्रॉन नहीं, बैटरी जो है, बैटरी इलेक्ट्रॉन क्या लिख दिया हमने, बैटरी इलेक्ट्रॉन को, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती है, इलेक्ट्रॉन नहीं देती है, इलेक्ट्रॉन को एकत्र नहीं होने देती। तो बैटरी क्या करती है, तो पहली बात तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एकत्र नहीं होने देती। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं होने देती बेटा, तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एकत्र नहीं होने देगी। और जब एकत्र नहीं होने की तो उसके ना तो एक सिरे पर बेटा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और ना एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की ना अधिकता होगी ना एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो बेटा ई इंड्यूस्ड जो है, जो ई इंड्यूस्ड बार बार उत्पन्न हो रहा था वो ई इंड्यूस्ड उत्पन्न नहीं होगा। तो बैटरी ने एक काम तो हमारा आसान कर दिया कि क्या कर दिया बेटा, अब एक काम तो आसान कर दिया कि जो ई इंड्यूस्ड है उसको हमारा क्या कर दिया, उसने कम कर दिया, यानी कि इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज कर दिया। अब दूसरा काम बचा बैटरी का कि इसको रैंडम मोशन को कम करना है। रैंडम मोशन को क्या करना है बेटा, कम करना। रैंडम मोशन को क्या करना है बेटा, कम करना। ठीक बेटा, अब यहां पे रैंडम मोशन को कम करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा बात समझते हैं। ये अपने पास क्या है, चालक तार है। अब इस चालक तार को हमने किससे जोड़ दिया बेटा, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब इस चालक तार को किससे जोड़ा हमने, बैटरी से जोड़ दिया। तो जब चालक तार को हमने किससे जोड़ दिया बेटा, बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब मोशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गति करेंगे। और ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये किधर की ओर होगा, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र होगा। ई एक्सटर्नल है, ई क्या है बेटा, एक्सटर्नल है। अब बा बल पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। बा यानी कि इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल बा वैद्युत क्षेत्र द्वारा। ई एक्सटर्नल नहीं है पे, ई एक्सटर्नल, बा वैद्युत क्षेत्र के कारण, बा वैद्युत क्षेत्र के कारण, बा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, बा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल। तो बा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा, तो F बराबर में क्या होगा बेटा, तो F बराबर में हो जाएगा QE। F बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, QE। और इलेक्ट्रॉन का बल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का बल होता है इस E, स्मॉल ई।
अब बेटा यहाँ पे लगा देंगे क्या बेटा, माइनस। क्या लगा देंगे बेटा, माइनस लगा देंगे। और जब माइनस लगा देंगे तो F बराबर माइनस ई इंटू में क्या हो जाएगा, इस कैपिटल ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर बल जो है वो अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। भैया नहीं समझे, अगर वैद्युत क्षेत्र लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू कैसा है बेटा, लेफ्ट टू राइट है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो राइट टू कैसा लगेगा, तो राइट टू लेफ्ट लगेगा। राइट टू कैसा लगेगा बेटा, लेफ्ट लगेगा। राइट टू कैसा लगेगा बेटा, लेफ्ट लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो बल है वो अपने विपरीत डायरेक्शन में बल लगाता है, तो माइनस लगा दिया। अब यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करेगा। यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा, त्वरण प्रदान करता है। अब इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है, ठीक है। यह बल इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करता है, तो यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। तो जब यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करेगा तो F बराबर में क्या होता है बेटा, तो F बराबर में होता है ma। F बराबर में क्या होता है, ma। तो A बराबर में क्या हो जाएगा, तो A बराबर में हो जाएगा F अपान m। F अपान में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक बेटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F की वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो A की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल e इंटू में बाई में m। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो त्वरण है, इसका इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होता है वो माइनस का e कैपिटल E बटे में क्या होता है बेटा, स्मॉल m होता है। क्या होता है बेटा, ये माइनस केवल ये दिखा रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाता है वो अपने विपरीत डायरेक्शन में बल लगाता है। कैसा लगाता है बेटा, विपरीत डायरेक्शन में। तो अब ध्यान समझना, अब ये कर्नल है। क्या बेटा, कर्नल है। हमें लग तो रहा कि इलेक्ट्रॉन ने बहुत तेजी से टक्कर मारी, किसको, कर्नल से। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने इस कर्नल को टक्कर मारी तो कर्नल से टक्कर लगने के बाद इसका जो क्या हुआ, यानी कि वेग जो हो गया वो क्या हो गया, शून्य हो गया। वेग क्या हो गया बेटा, शून्य हो गया। यानी कि पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन्स को, अब बैटरी है ना भैया, तो बैटरी है तो अब इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकलेंगे। बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे तो वहां पे जगह बचेगी खाली। जगह क्या बचेगी बेटा, खाली बचेगी। और जब जगह खाली बचेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास 4 कुर्सियां हैं। कितनी कुर्सियां हैं, एक चेयर ये है, एक चेयर ये है, एक चेयर ये है और एक चेयर ये है, मान लेते हैं। अब ये 4 चेयर हैं। अब जब 4 चेयर हैं, एक चेयर में कोई व्यक्ति बैठा, दूसरी में ये बैठा, तीसरी में ये बैठा, चौथी खाली है। अब तीसरी का विचार हुआ कि लाओ हम चौथी वाली को भर दें, तो तीसरा वाला उठ के आ गया कौन से वाले में, चौथी वाले में। और दूसरे का विचार हुआ तीसरी खाली है तो दूसरा इसमें आ गया। अब इसका खाली है तो ये इसमें आ गया, फिर पहले की खाली हो गई। यानी कि 3 आदमी 4 चेयर को कभी भर नहीं सकते। तो जब हमने बैटरी को लगाया तो बैटरी को लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन वहां से खाली स्थान हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का जब खाली स्थान हुआ तो वो जगह खाली स्थान को हमने क्या नाम दिया था, तो उस जगह खाली स्थान को बेटा हमने कर्नल नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटा, कर्नल नाम दिया गया था। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़कर बाहर निकलता है तो वहां पे जो खाली जगह बचती है, यानी कि एक व्यक्ति सोचता है ये कुर्सी भर जाए, ये कुर्सी भर जाए, ये कुर्सी भर जाए, तो ये कुर्सी इस टाइप से भरती नहीं है। और जब वहां पे खाली स्थान होती है तो बार बार जो यानी इलेक्ट्रॉन्स है उस कर्नल से टकराते हैं। लगता तो है कि ये 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से रैंडम मोशन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बैटरी लगाया तो इलेक्ट्रॉन से वहां से जगह छोड़ी, और इलेक्ट्रॉन से जब जगह छोड़ी तो उस भरने के स्थान में वो बार बार कर्नल से टकराते हैं। और जब बार बार कर्नल से टकराते हैं तो बेटा पता है, टकराने के पश्चात उनका जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है। तो ओवरऑल देखने पे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल देखने में बहुत थोड़ी सी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। वो स्पीड होती है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग या क्या कहते हैं बेटा, अपवहन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग या क्या कहते हैं बेटा, अपवहन वेग। तो बेटा बैटरी
यानी कि चालक के अंदर दो कमियां थी। पहली कमी ये तो थी कि चालक के अंदर जो ई एक्सटर्नल यानी कि ई नेट था वो बार बार क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था। तो बैटरी लगाने पे क्या किया गया, तो जैसे हमने बैटरी लगाया तो ई एक्सटर्नल को उसने ई नेट को शून्य होने से बचाया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को एकत्र ही नहीं होने देगा तो ई इंड्यूस उत्पन्न ही नहीं होगा। जब ई इंड्यूस उत्पन्न ही नहीं होगा तो ई नेट भी शून्य नहीं होगा। दूसरी बात ये, अब दूसरी बात क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यादृच्छिक गति कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, यानी कि बार बार इतनी स्पीड से चल रहे थे 10 की पावर। लेकिन वो कौन सी स्पीड थी, वो जिंगजैंग स्पीड थी, कोई निस्वार्थ स्पीड नहीं थी, कोई बिल्कुल यानी कि कोई डायरेक्शन में स्पीड नहीं थी, जिंगजैंग गति कर रहे थे। तो इसको रोकने के लिए हमने किसको सहारा लिया बेटा, चालक को। अब यहां पे देखने में लग तो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग है वो ई कैपिटल ई बटे में स्मॉल एम है, लेकिन बार बार जब इलेक्ट्रॉन्स कर्नल से टकराते हैं तो कर्नल से टकराने के बाद इनकी स्पीड होता थी शून्य। और ओवरऑल देखने पे ऐसा पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्पीड में बढ़ रहा है। वो स्पीड कोई और नहीं होती, वो 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होती है। 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड कुछ और नहीं होता। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। लेक्चर नंबर 7 इस चैप्टर की जान है। अगर बेसिक बातें आपको ये नहीं पता चलेंगी तो ये चैप्टर भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इस पार्ट को आप भूलकर भी देखना ना भूलें बेटा। अगर आप देखना भूल गए तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आप मिस कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपना कॉन्सेप्ट, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले आपको ये सब समझ में आना चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।